Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic law of variable proportion. देखो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से कोई भी चीज ज्यादा करेंगे तो उस चीज ने खराब तो होना ही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है फिक्स फैक्टर और एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल फैक्टर। व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स? नेम से पता चल रहा है फिक्स, वो फैक्टर जो हमेशा फिक्स रहता है। पर क्या हमेशा फिक्स रहता है? क्या सारी चीजें हमेशा फिक्स रहती हैं? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा जाएगा ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर लैंड, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम हमेशा चेंज नहीं कर पाते हैं, नॉर्मली चेंज नहीं कर पाते हैं। आपका बड़ी बड़ी मशीनरीज आते हैं, आपके प्लांट आता है, आपके प्लांट एंड मशीनरीज आ जाती है। तो ये क्या है? ये आपके फिक्स फैक्टर्स हैं जिनको आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं फिक्स फैक्टर। तो दूसरी चीज हमें समझनी है वेरिएबल फैक्टर। नाम से पता चल रहा है वेरिएबल। वेरिएबल मींस चेंज हो सकता है, कि जैसे सपोज रॉ मटेरियल फटाफट चेंज हो सकता है। मुझे लगता है मेरी दुकान पे बहुत ज्यादा काम हो गया तो मैं रॉ मटेरियल या लेबर को फटाफट ऐड कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ। तो रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है। तो जो चीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे घर के पास लैंड थी, खाली पड़ी हुई थी। सपोज कोविड के टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री थी, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैंने क्या करा कि चल यार एक लैंड है, क्यों ना मैं एक लेबर को लगा के देखूं। तो मैंने क्या करा, उस खाली लैंड पे एक लेबर को लगा दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस लेबर को उस खाली लैंड के ऊपर लगाया, लैंड कोई काम तो कर नहीं रही थी, तो मैंने देखा कि यार मेरा प्रोडक्शन हुआ है कुछ ना कुछ, टोटल प्रोडक्शन आया। व्हाट डू वी मीन बाय टीपी? टीपी मींस कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्शन हुआ। तो मैंने देखा मेरा 10 यूनिट्स का सपोज प्रोडक्शन हो गया। अब कमाई किसको अच्छी नहीं लगती है, प्रोडक्शन किसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने एक और लेबर को एम्प्लॉय कर दिया, मैंने एक और लेबर को उसी लैंड के ऊपर लगा दिया, क्योंकि अभी शायद उस लैंड के अंदर स्पेस थी। तो जैसे ही मैंने दूसरी लेबर को लगाया तो मेरा प्रोडक्शन यार और इंक्रीज हो गया। तो अब तीसरी लेबर को, जिसे हम कहते हैं मन में लड्डू फूटा, अब मेरे मन में एक और लड्डू फूटा। तो मैंने क्या करा, तीसरी लेबर को भी लगा दिया। तो जैसे ही मैंने तीसरी लेबर को लगाया, मेरा प्रोडक्शन तो यार और बढ़ रहा है। तो तुम्हें लगता है मैं और नहीं बढ़ाऊंगी? पहली पहली प्रोड्यूसर थी, खाली लैंड थी, मुझे पता नहीं था कितने लेबर की जरूरत है, कितनी स्पेस के अकॉर्डिंगली। तो मैंने क्या करा, फोर्थ लेबर को भी लगाया। तो फोर्थ लेबर को लगाने के बाद मेरा प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मैंने फिफ्थ लेबर लगाई, तो फिफ्थ लेबर में अगर आप देखो तो मेरा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो गया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट? देखो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। शायद उस लैंड के अंदर, पक्का उस लैंड के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस फिफ्थ लेबर तक की थी, तो यहाँ प्रोडक्शन रुक गया। रुकने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा लेबर ने आके काम को रोक दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने प्रोडक्शन की जरूरत थी उतना प्रोडक्शन हो गया। अब उस जगह पे उस चीज से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ 52 पे मेरा प्रोडक्शन बस। तो सेकेंड स्टेज जो आती है ये कहते हैं बस, अब इससे ज्यादा नहीं। बट हुआ क्या, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक और लेबर को लगा दिया उसी फिक्स लैंड के ऊपर। तो जैसे ही उस फिक्स लैंड के ऊपर मैंने एक लेबर को लगा दिया, तो अरे मैंने क्या देखा कि मेरा प्रोडक्शन तो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय डाउन होता हुआ नजर आ रहा है? कि क्या एक्स्ट्रा लेबर ने आके सामान उतार के फेंक दिया, सामान निकाल दिया? नहीं, मैं लगाऊंगा जी नहीं, मुझे अब उसका एक्स्ट्रा लेबर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठाना पड़ेगा, मुझे उसको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे प्रॉफिट में से निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। तो दोबारा समझते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मींस आपके पास लैंड सेम थी, तो जिस लिमिट तक लेबर की जरूरत थी, आप अगर उस लिमिट तक लेबर को लगाते हो तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। देखिए आपका प्रोडक्शन धीरे 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 करके इंक्रीज होता है। बट अगर आपको समझ में नहीं आया, चलो एक एक्स्ट्रा लेबर हम फिर भी चला लेंगे। तो सेकंड स्टेज जो आई उसमें क्या था, ठीक है एक एक्स्ट्रा लेबर हो गई, कोई बात नहीं, पर वहां तक मैं प्रोडक्शन को बर्दाश्त कर सकती हूँ। चलो मेरा प्रोडक्शन गिरा तो नहीं। फिर क्या हुआ, क्योंकि जितने लेबर की जरूरत थी मैं उससे ज्यादा लेबर लगा रही हूँ, तो हुआ क्या मेरे साथ कि मेरा प्रोडक्शन गिरता हुआ नजर आ गया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
व्हाट डू वी मीन बाय, तो इसमें हम इसको 3 फेजेस में डिफाइन करेंगे। और सबसे पहले 3 फेजेस में डिफाइन करने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल का मतलब चेंज भी होता है और मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा भी होता है, एडिशनल भी होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, चेंज इन द प्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि हर बार जब मैंने लेबर बढ़ाई तो मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था, पर कितने लेवल पे बढ़ रहा था। तो चलिए, पहला टोटल प्रोडक्ट पहले 0 था, फिर 10 था, 0 मान के चलेंगे, कुछ नहीं था। 10 था तो कितने का चेंज आया, 10 का। फिर 10 था, 30 हुआ, कितने का चेंज आया, 20 का। फिर 30 से 45 हुआ, कितने का चेंज आया, 15 का। फिर 45 से 52, 7 का चेंज। 52 से 50, 0 का चेंज। 52 से 48 नेगेटिव में चला गया। अब ये नेगेटिव में क्यों गया, क्योंकि हमने जितने लैंड पे, जितने लेबर की जगह थी, जितनी स्पेस थी, हमने उससे ज्यादा की लेबर लगा दी, इसलिए मेरा प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया। राइट, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्टेज पर आपका एमपी इंक्रीज कर रहा है, दूसरी स्टेज पे आपका एमपी डिक्रीज हुआ और 0 हुआ, और तीसरी स्टेज पे आपका एमपी जो हुआ वो नेगेटिव हो गया। तो हमने क्या करा, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जहां आपका लैंड भी बढ़ रहा था, सॉरी प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था और एमपी भी बढ़ रहा था। तो जब आपका टीपी भी बढ़ता है और आपका एमपी भी बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इट मींस जहां आपका टीपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज आती है ये वाली कि जब आपका टीपी इंक्रीज होके कांस्टेंट हुआ और एमपी आपका 0 हो गया। देखो आपसे कभी भी पूछे, आपकी टीचर ही पूछ ले कि भैया किस फेज तक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो हम कहेंगे सेकंड फेज तक। दिस इज योर सेकंड फेज, जहां आपका एमपी 0 है, जहां आपका टीपी कांस्टेंट है, मैक्सिमम स्टेज तक प्रोड्यूसर को यहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए। तो सेकंड स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज को कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो what do we mean by diminishing return to factor, जहां maximum stage to produce by a producer on the fixed land, right? तो आपका क्या हुआ, जहां आपका टीपी कांस्टेंट होता है और एमपी आपका 0 होता है, दैट इज कॉल्ड योर मैक्सिमम स्टेज, और उसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तीसरी स्टेज आती है, बहुत सिंपल है, देखने में ही समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, आपका टीपी भी गिर रहा है और टीपी के साथ साथ आपका एमपी भी नेगेटिव हो रहा है। तो थर्ड स्टेज इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। सो हाउ मेनी फेजेस आर देयर, कितने फेजेस होते हैं हमारे यहाँ, फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकेंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। और किस स्टेज तक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। राइट, तो चलिए अब हम इसे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कर्व समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस स्टेज पे आपका टीपी इंक्रीज कर रहा था, उसी स्टेज पे आपका एमपी इंक्रीज भी कर रहा था। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, ये आपकी हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में देखो, जहां आपका टीपी कांस्टेंट था वहां आपका एमपी 0 था, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, ये आपकी सेकेंड स्टेज हो गई। राइट, अब थर्ड स्टेज अगर आप देखोगे, जहां आपका टीपी गिर रहा था, एमपी जो था वो आपका नेगेटिव था, तो दिस इज योर थर्ड स्टेज। क्या आपका शेड्यूल और आपका डायग्राम मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। व्हेन टीपी इंक्रीजेस एमपी इंक्रीजेस, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एमपी इंक्रीजेस, व्हेन टीपी डिक्रीजेस एंड बिकम कांस्टेंट, इसको हम इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट भी कहते हैं। बढ़ रहा है पर कहीं ना कहीं गिरने की तैयारी में है। तो टीपी इंक्रीज होके कांस्टेंट होता है, टीपी इंक्रीज होके कांस्टेंट होता है, एट दैट टाइम आपका एमपी डिक्रीज होके 0 होता है। तो ध्यान से देखो, आपका एमपी डिक्रीज होके 0 होता है। थर्ड चीज, आपका टीपी क्या था, डिक्रीज हुआ, तो आपका एमपी क्या हुआ, नेगेटिव। तो इधर देखो, आपका टीपी डिक्रीज हुआ तो आपका एमपी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो अगर आपकी टीचर कहती है कि भैया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम आता है रिटर्न टू फैक्टर, इसको हम एक और चीज कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। तो अगर आपकी टीचर ये कहती है कि भैया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल एग्जांपल। अगर टीचर कहती है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो ये रहा आपका डायग्राम।
तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए इसके साथ हम एक बात ऐड करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके टीचर ये पूछ ले इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के रीजन क्या थे, ऐसा क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी लैंड खाली पड़ी हुई थी, उस लैंड पे मैंने लेबर लगा दी, तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा ही ना। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, लेबर के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, लैंड और लेबर बढ़िया तरीके से यूज होनी शुरू हो गई, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा ही ना। दूसरी चीज आती है, भैया ऐसा क्या हुआ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ऐसा क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन जो था अब जीरो पे आ गया, एनपी आपका जीरो पे आ गया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे देखिए जी ऐसा है, जितने लैंड पे जितने लेबर की जरूरत थी मैंने लगा ली, तो ये वो जगह थी जहां इससे ज्यादा अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। यही रीजन है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर विद वेरिएबल फैक्टर। जितने फिक्स फैक्टर पे जितने वेरिएबल फैक्टर की जरूरत थी उतना ज्यादा यूज हो चुका है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसीलिए हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर हो गया। तो व्हाट इज द कॉज? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तीसरा, व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर? यार कितनी किचकिच हो गई है, जितनी लैंड थी उससे ज्यादा की तो लेबर लग गई है, ओवर यूटिलाइजेशन होता चला जा रहा है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, भिचपिच हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्शन में उतना फायदा होने ही नहीं वाला है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। I hope you understood this.